हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित। आज के इस वीडियो में मैं आपको जनरल एबिलिटी के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाला हूं, जो कि पूछा गया था गेट 2017 में मॉर्निंग सेशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इसी के साथ आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप उसे ओपन करके लाइक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था गेट में वो है यहाँ पे हमारे सामने। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इन द समर वाटर कंजप्शन इज नोन टू डिक्रीज बाय 25%। वाटर बोर्ड ऑफिशियल स्टेट दैट इन द समर हाउस होल्ड कंजप्शन डिक्रीज बाय 20% वाइल द अदर कंजप्शन इंक्रीजेज बाय 70%। नाउ यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे ऑप्शन में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ हाउस होल्ड टू अदर कंजप्शन। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट रेशियो दिए हुए हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन हमें यहाँ पे गिवन है देयर आर एरर इन ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। परसेंटेज के लिए मैं आपको डिटेल में लेक्चर प्रोवाइड करवाऊँगा आने वाले समय में, तो वहाँ पे आपको ये जो कंसेप्ट है मैं जो अभी यूज़ करने वाला हूँ वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं भी आता है तो डोंट वरी, आप वीडियो लेक्चर्स देखेंगे तो आपको वहाँ पे सब कुछ आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं हाउस होल्ड कंजप्शन को रिप्रेजेंट करता हूँ एस से, एंड यहाँ पे जो हमें ओवरऑल कंजप्शन दिया हुआ है उसे मैं यहाँ पे डिनोट करता हूँ ओ से। अब यहाँ पे दिया हुआ है हाउस होल्ड कंजप्शन इज़ डिक्रीज बाई 20%। परसेंटेज में हम हमेशा रेफरेंस वैल्यू जो लेते हैं वो लेते हैं 100%, दैट इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो हाउस होल्ड कंजप्शन है वो डिक्रीज़ हुआ है 20%, मतलब पहले 100% था, अब डिक्रीज़ होके हो गया है 80%। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पे 80% ऑफ एच, या फिर इसे हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 0.8 एच। एंड यहाँ पे दूसरा डाटा दिया हुआ है हमें, जो अदर कंजप्शन है वो इंक्रीज़ हुआ है 70%, मतलब पहले 100% था, अब वो हो गया है 170%। तो इसे हम लिखेंगे 1.7 ओ। एंड यहाँ पे एक और डाटा हमें दिया हुआ है कि जो ओवरऑल कंजप्शन है हमारा, दैट इज़ हाउस होल्ड कंजप्शन प्लस अदर कंजप्शन, वो डिक्रीज़ हुआ है 25%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाउस होल्ड कंजप्शन प्लस अदर कंजप्शन, ये हमारा डिक्रीज़ हुआ है 25%, मतलब पहले 100% था, अब ये डिक्रीज़ होके हो गया हमारे पास 75%। तो इसे हम लिखेंगे 0.75। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें हमारा जो हाउस होल्ड कंजप्शन है प्लस अदर कंजप्शन ये इक्वल होगा इस ओवरऑल कंजप्शन के। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे वैल्यू को हमें शिफ्ट करना है एंड आंसर हमारा जो है रेशियो जो हमारा है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 0.8 एच, एंड यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.75 एच। तो यहाँ पे मैं इस वैल्यू को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा 0.05 एच। एंड यहाँ पे आप देखें 1.7 ओ है हमारे पास, इसे जब मैं राइट साइड में शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पे 0.75 से ये वैल्यू माइनस होगी एंड हमें मिलेगा माइनस ऑफ 0.95 ओ। अब यहाँ से जब आप रेशियो निकालेंगे हाउस होल्ड कंजप्शन एंड अदर कंजप्शन के लिए, तो यहाँ पे आपको जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा निगेटिव वैल्यू, एंड ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे कोई भी निगेटिव वैल्यू दी हुई नहीं है। एंड हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो भी यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है उससे मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारे जो तीनों ऑप्शन है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास डी, देयर आर एरर इन ऑफिशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिलोजिज्म से पूछा गया है। ये टॉपिक भी मैं आपको आने वाले वीडियो लेक्चर्स में डिटेल से बताऊंगा, फिलहाल आपको मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है सम टेबल्स आर सेल्स एंड सम सेल्स आर चेयर, ऑल चेयर आर बेंचेस। ये हमारे पास कंडीशन दी हुई है, एंड इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एटलीस्ट 1 बेंच इज टेबल, एंड इस तरह से हमारे पास 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। एंड हमें ऑप्शन में यहाँ पे देख के बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे फर्स्ट जो कंडीशन दी हुई है वो दी हुई है सम टेबल्स आर सेल्स। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक टेबल के लिए इस तरह से एक डायग्राम बनाएंगे, ये हमारी टेबल, एंड यहाँ पे दिया हुआ है सम टेबल्स आर सेल्स, यहाँ पे मैंने सेल्स बनाया, एंड यहाँ पे हमें रिलेशन दिया हुआ था सम टेबल्स आर सेल्स। तो इस रिलेशन को हम इस तरह से शो करते हैं सिलोजिज्म में। डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से ही हम इसे क्यों शो करते हैं,
वो आपको मैं वीडियो लेक्चर्स में आगे बताऊंगा। नेक्स्ट कंडीशन हमें दी हुई है सम सेल्स आर चेयर। ये हमारे पास सेल्स है एंड सम सेल्स आर चेयर, तो इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हमें कंडीशन दी हुई है ऑल चेयर आर बेंचेस। ये हमारे पास चेयर्स हैं एंड ऑल चेयर्स आर बेंचेस, तो इसे हम इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास बेंचेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा वो करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है एटलीस्ट वन बेंच इज टेबल। यहाँ पे आप देखें हमारे पास बेंच के लिए डायग्राम है वो ये है, एंड यहाँ पे टेबल के लिए हमारे पास जो डायग्राम दिया हुआ है वो ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों में कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है एटलीस्ट वन सेल्फ इज बेंच। यहाँ पे आप देखें सेल्फ हमारे पास ये है एंड बेंच हमारे पास ये है, दोनों में ओवरलैप हो रहा है, तो वी कैन से एटलीस्ट वन सेल्फ इज बेंच। तो जो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है एटलीस्ट वन चेयर इज टेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेयर हमारे पास ये है एंड टेबल हमारे पास ये है, दोनों में यहाँ पे कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारा ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास ऑल बेंचेस आर चेयर्स। बेंचेस है हमारे पास ये एंड चेयर है हमारे पास ये, तो ऑल चेयर आर बेंचेस ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बट वाइस वर्सा यहाँ पे वैलिड नहीं है, तो ऑल बेंचेस आर चेयर ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट है बस वही करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सारे रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ओनली 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमसे पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे सिंपली ये पूछा गया है कि 40% जो है वो पाई चार्ट में डिग्री में उसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो पाई चार्ट हमारे पास इस तरह से यहाँ पे बनता है। अगर इसे डिग्री में रिप्रेजेंट करें हम, तो यहाँ पे इसे डिग्री में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 360 डिग्री। मतलब जो हमारा 100% पाई चार्ट है वो इक्वल होता है 360 डिग्री के। एंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि 40% जो पाई चार्ट होगा उसे हम डिग्री में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें 100% इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1% होगा हमारे पास 360 डिवाइड बाई 100 एंड 40% होगा हमारे पास 360 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 40। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 36 मल्टीप्लाई बाई 4। जब आप 36 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा 144। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन बी गिवन है वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछा गया था, बट मेरे हिसाब से बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रक 10 मीटर लॉन्ग एंड कार्स 5 मीटर लॉन्ग go on a single lane bridge. There must be a gap of at least 20 meter after each truck and a gap of at least 15 meter after each car. And trucks and cars travel at a speed of 36 km per hour. If car and truck go alternatively, then what is the number of vehicles that can use the bridge in 1 hour? यहाँ पे हमको ये बताना है कि 1 घंटे में कितने व्हीकल ब्रिज से पास होने वाले हैं। इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। सपोज यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है एंड ये यहाँ पे वॉच कर रहा है, ये हमारे पास ब्रिज है एंड ये यहाँ पे वॉच कर रहा है कि इस ब्रिज से 1 घंटे में कितने व्हीकल पास होते हैं। तो आपको बस क्वेश्चन में यही पता लगाना है कि 1 घंटे में कितने जो व्हीकल है यहाँ से पास हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो भी हमें डाटा गिवन है आप देख सकते हैं मीटर में गिवन है, तो मतलब आपको नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो पता लगाना है वो डिस्टेंस के टर्म में ही यहाँ पे पता लगाना है। किस तरह से, हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि जो इसकी स्पीड है वो है 36 किलोमीटर पर आवर एंड जो इम्पॉर्टेंट डाटा यहाँ पे गिवन है वो गिवन है कि ट्रक्स एंड कार्स गो अल्टरनेटिवली। मतलब यहाँ पे एक ट्रक होगा फिर कार होगा, या फिर पहले कार हो सकती है फिर ट्रक होगा, लेकिन ये दोनों अल्टरनेटिवली जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ट्रक और एक कार को अल्टरनेटिवली चलने के लिए कितनी डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास जो ट्रक है वो 10 मीटर लॉन्ग है, तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया जो कि ट्रक को रिप्रेजेंट कर रहा है
एंड ये है हमारे पास 10 मीटर लॉन्ग। एंड दिया हुआ है कार हमारे पास 5 मीटर लॉन्ग है, तो मैंने यहाँ पे एक कार बनाई, ये है हमारे पास 5 मीटर लॉन्ग। एंड यहाँ पे दिया हुआ है देयर मस्ट बी गैप ऑफ एटलीस्ट 20 मीटर आफ्टर ईच ट्रक, तो यहाँ पे ट्रक के बाद 20 मीटर का गैप होना हमारे पास ज़रूरी है, तो ये 20 मीटर का गैप मैंने यहाँ पे बनाया। एंड दिया हुआ है देयर मस्ट बी एटलीस्ट 15 मीटर गैप आफ्टर ईच कार, तो यहाँ पे कार के बाद हमारे पास 15 मीटर का गैप होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक पेयर बन रहा हुआ है ट्रक एंड कार का, एंड इस पेयर के लिए जो डिस्टेंस ज़रूरी है हमारे पास, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे 20 + 10 + 15 + 5 दैट इज़ 50। मतलब 50 मीटर की डिस्टेंस में हमारे पास एक कार और एक ट्रक का जो पेयर है वो यहाँ पे ट्रेवल करता है। इसके बाद फिर यहाँ पे एक कार लग जाएगी एंड फिर एक यहाँ पे ट्रक लग जाएगा, एंड इस तरह से एक लाइन बनेगी लंबी जो कि ट्रेवल कर रही है ब्रिज से। और आपको पता लगाना है कि 1 घंटे में कितने व्हीकल यहाँ से पास हो जाएंगे। तो हमने देखा कि हमारे पास एक जो पेयर है ट्रक एंड कार का, वो यहाँ पे कवर कर रहा है 50 मीटर की डिस्टेंस। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी ब्रिज से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे हमारे पास जो ट्रक एंड कार की स्पीड है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में यहाँ पे 36 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल होगी। हमारे पास जो डाटा गिवन है वो मीटर में गिवन है, तो हम यहाँ पे 36 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 36 किलोमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 36,000 मीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में हमारे पास 36,000 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। अब आपको बस इतना पता लगाना है कि इतनी डिस्टेंस में हमारे पास कितने व्हीकल आएंगे। तो अभी हमने देखा कि 50 मीटर की डिस्टेंस में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स थे वो थे 2, तो 36,000 मीटर की डिस्टेंस में हमारे पास कितने व्हीकल होंगे। तो सिंपली यहाँ पे 36,000 को हमें डिवाइड करना है 50 से एंड मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 2 से, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ व्हीकल्स हैं एक पेयर में 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन मिलेगा आपको ए। तो मेरे हिसाब से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, तो ये जो क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन से पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं इसे फार्मूला बेस्ड सॉल्व नहीं करवाऊँगा, क्योंकि फार्मूला बेस्ड अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एफटी का, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फार्मूलेस याद करने होंगे। एंड ऑलरेडी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से इतने सारे फार्मूलेस हमें याद करने होते हैं, उसके बाद ये पॉसिबल नहीं है कि आप नॉन टेक सेक्शन के लिए भी फार्मूले याद करें। तो यहाँ पे मैं किसी भी क्वेश्चन को आपको फार्मूला बेस्ड सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, इसीलिए। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है देयर आर 3 इंडियंस एंड 3 चाइनीज़ इन अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल। हाउ मेनी सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप कैन बी चूज सो दैट एवरी सब ग्रुप हैज़ एटलीस्ट 1 इंडियन। हमारे पास 3 चाइनीज़ हैं एंड 3 इंडियंस हैं, एंड यहाँ पे हमारे पास 6 पीपल्स का एक ग्रुप है। अब इस ग्रुप के लिए हमें सब ग्रुप्स बनाना है, एंड कंडीशन है यहाँ पे कि इस सब ग्रुप में एटलीस्ट 1 इंडियन होना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम कितने सारे सब ग्रुप बना सकते हैं, ये बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब सब ग्रुपिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। सब ग्रुपिंग यहाँ पे हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिंपल डाटा देख के बताता हूँ किस तरह से। सपोज़ यहाँ पे हमारे पास 3 इंडियंस हैं, तो हम 1 इंडियन और बाकी चाइनीज़ मिला के ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो अगर हम 1 इंडियन लेते हैं तो यहाँ पे हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं 3 इंडियंस को। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3 इंडियंस को सिंगल सिंगल डिवाइड किया हुआ है। अब इस 1 इंडियन की पेयरिंग हम कर सकते हैं चाइनीज़ के साथ। तो पेयरिंग किस तरह से पॉसिबल है, पेयरिंग यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 तरीके से पॉसिबल होगी। 1 इंडियन एंड 1 चाइनीज़, एंड 1 इंडियन एंड 2 चाइनीज़, एंड इसी तरह से पेयरिंग हो सकती है 1 इंडियन एंड 3 चाइनीज़। तो जब आप 1 इंडियन एंड 1 चाइनीज़ की पेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे मैं 3 चाइनीज़ को इस तरह से डिवाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देखें 1 इंडियन एंड 1 चाइनीज़ की जब आप पेयरिंग करेंगे तो 1 इंडियन के साथ यहाँ पे 3 तरह की पेयरिंग पॉसिबल है। इसी तरह से दूसरे इंडियन के साथ भी 3 तरह की पेयरिंग पॉसिबल होगी, एंड थर्ड इंडियन के साथ भी हमारे पास 3 तरह की पेयरिंग पॉसिबल होगी। तो टोटल यहाँ पे 9 सब ग्रुप बनाए जा सकते हैं 1 इंडियन एंड 1 चाइनीज़ के लिए। अब 1 इंडियन एंड 2 चाइनीज़ के लिए सब ग्रुपिंग करनी है तो कितने पेयर यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि 2 चाइनीज़ को लेके कितने सब ग्रुप बनाए जा सकते हैं।
तो 2 चाइनीज़ को लेके यहाँ पे 3 तरह के सब ग्रुप बनाए जा सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैंने 1 एंड 2 को मिक्स कर दिया, तो 1 एंड 2 के लिए एक सब ग्रुप बन गया। इसी तरह से 2 एंड 3 के लिए एक सब ग्रुप बन सकता है, एंड इसी तरह से 3 एंड 1 के लिए एक सब ग्रुप बन सकता है। तो 3 चाइनीज़ के लिए अगर हमें 2-2 की पेयरिंग करनी है तो 3 ही केस यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे मैंने तीनों केस लिए। अब यहाँ पे 1 इंडियन एंड 2 चाइनीज़ को लेके हमें पेयरिंग करनी है, तो यहाँ पे अगेन हमारे पास 9 केस होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा 9 + 9। इसी तरह से 1 इंडियन एंड 3 चाइनीज़ की ग्रुपिंग हम कर सकते हैं। 3 चाइनीज़ की ग्रुपिंग हम इस तरह से कर सकते हैं 1, 2 एंड 3। इसके अलावा हमारे पास कोई और पेयरिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ़ पीपल यहाँ पे 3 ही है। तो यहाँ पे आप देखें 1 इंडियन एंड 3 चाइनीज़, 1 इंडियन एंड 3 चाइनीज़, इस तरह से हम 3 तरह की पेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा +3। अब आप देखें 9 + 9 + 3 दैट इज़ 21। तो 1 इंडियन एंड चाइनीज़ के साथ हम 21 तरह की पेयरिंग कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें पेयरिंग करनी है 2 इंडियंस एंड चाइनीज़ की, तो किस तरह से हम पेयरिंग कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ पेयरिंग्स कितनी होंगी, सब ग्रुप्स कितने होंगे, उससे हम कैसे पता लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 इंडियंस की पेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप 2 इंडियंस के लिए सब ग्रुप बनाएंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 सब ग्रुप पॉसिबल होंगे, 1 एंड 2, 2 एंड 3 एंड 3 एंड 1। अब यहाँ पे आप देखें इंडिविजुअल इंडियंस के लिए हमारे पास 21 तरह के सब ग्रुप्स पॉसिबल थे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 2-2 की पेयरिंग कर रहे हैं इंडियंस की, तो इसके लिए भी हमारे पास 21 सब ग्रुप पॉसिबल होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा 21 + 21 दैट इज़ 42। एंड इसी तरह से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं 3 इंडियंस एंड रिमेनिंग चाइनीज़ की। तो यहाँ पे 3 इंडियन की एक ही तरह की पेयरिंग पॉसिबल होगी 1, 2 एंड 3। अब इसके लिए जब हम पेयरिंग करेंगे तो 3 इंडियन 1 चाइनीज़ 3 तरह की पेयरिंग पॉसिबल है, 3 इंडियन 2 चाइनीज़ 3 तरह की पेयरिंग पॉसिबल है, इसी तरह से 3 इंडियन एंड 3 चाइनीज़ एक तरह की पेयरिंग पॉसिबल है। तो टोटल यहाँ पे 7 टाइप्स की पेयरिंग यहाँ पे पॉसिबल है। तो 21 + 21 + 7 दैट इज़ 49। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि नंबर ऑफ सब ग्रुप दैट हैज़ 1 इंडियन एंड 1 चाइनीज़, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होता 49। बट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि देयर मस्ट बी 1 इंडियन इन अ सब ग्रुप। तो यहाँ पे चाइनीज़ होने की कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास और भी ग्रुपिंग पॉसिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सब ग्रुप ये बना हुआ है इंडियंस के लिए, एक सब ग्रुप हमारे पास ये बना हुआ है, एंड ये एक सब ग्रुप हमारे पास ये बना हुआ है, एंड 3 इंडियंस का सब ग्रुप हमारे पास यहाँ पे ये बना हुआ है। तो 4 ग्रुप्स हमारे पास और पॉसिबल है सब ग्रुप्स, जिसमें हमारे पास एटलीस्ट 1 इंडियन है। तो यहाँ पे हम इसमें 4 और ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा वो 53। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना चाहिए था वो होना चाहिए था 53। लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आपको 53 नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो इनने किया हुआ है वो क्या किया हुआ है कि जो 1 इंडियन है इसे भी सब ग्रुप में कंसिडर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है एटलीस्ट 1 इंडियन। बट मेरे हिसाब से एक इंडिविजुअल के लिए पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, ग्रुप पॉसिबल नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन होना था 53, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 53 नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 पेयरिंग को और ऐड करेंगे, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा 56। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा 56। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट से। सिटिंग अरेंजमेंट में कई टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया हुआ है सर्कुलर टेबल से। क्वेश्चन में दिया हुआ है STUV WXYZ आर सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल। यहाँ पे हमारे पास 8 पोजीशन दी हुई है जो कि सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्कुलर टेबल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। 8 पोजीशन हमें दी हुई है, तो इस तरह से हमने 8 पोजीशन यहाँ पे सेट की हुई है। अब क्वेश्चन में जैसे जैसे कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सीट को सेट करते जाएंगे एंड हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहली कंडीशन दी हुई है टीज नेबर्स आर वाई एंड वी। टी के जो नेबर्स हैं वो वाई एंड वी हैं, बट इनकी पोजीशन यहाँ पे क्लियर नहीं है। फर्स्ट कंडीशन में हमें दिया हुआ है टी, तो यहाँ पे हम किसी भी पोजीशन में यहाँ पे टी को सेट कर सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे टी की पोजीशन है यहाँ पे ये। अब इसके जो नेबर्स हैं वो है हमारे पास वाई एंड वी, तो यहाँ पे वाई हो सकता है एंड यहाँ पे वी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्लियर स्टेटमेंट नहीं है कि वाई एंड वी की पोजीशन क्या है। तो मे बी यहाँ पे वी हो सकता है एंड यहाँ पे हमारे पास वाई हो सकता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें
जेड इज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। जेड की पोजीशन टी से लेफ्ट साइड में थर्ड पोजीशन पे है। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड कौन सी होगी? अब क्वेश्चन में आप लेफ़्ट साइड किसी को भी ले सकते हैं। सपोज़ आपने यहाँ पे इस डायरेक्शन को लिया लेफ़्ट साइड, तो ये भी सही है। अगर आपने इस डायरेक्शन को लेफ़्ट साइड लिया है तो भी सही है। बट आप इस बात का ध्यान रखें, आप जिस भी डायरेक्शन को लेफ़्ट साइड ले रहे हैं उसे पूरे क्वेश्चन में लेफ़्ट साइड लेना है, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। तो मैंने लिया इस डायरेक्शन को लेफ़्ट साइड एंड इस डायरेक्शन को मैंने लिया राइट साइड। तो यहाँ पे दिया हुआ है जेड इज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। तो टी से लेफ्ट साइड में हम देखते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे हमारे पास जो सीट है उसमें बैठा हुआ है हमारे पास जेड। एंड एक और कंडीशन दी हुई है, जेड इज सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ टी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ एस। मतलब एस से राइट साइड में सेकंड पोजीशन पे है। तो यहाँ पे हमारे पास एस होगा। अब देखते हैं राइट साइड से फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन में हमारे पास जेड है। अब इसके आगे हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है यूज नेबर्स आर एस एंड वाई। मतलब जो यू है वो एस एंड वाई के बीच में बैठा हुआ है। आप देखें हमारे पास एस की पोजीशन यहाँ पे ये दी हुई है। अब दिया हुआ है एस एंड वाई के बीच में यू की पोजीशन है। यहाँ पे आप देखें यू यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे जेड ऑलरेडी सेट है। तो यू की पोजीशन होगी हमारे पास यहाँ पे। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यू के जो नेबर्स हैं वो हैं एस एंड वाई। तो यहाँ पे जो सीट है इस पोजीशन में हमारे पास y होगा, v नहीं होगा। तो यहाँ से हम v को हटाते हैं एंड इस पोजीशन में हमारे पास y नहीं होगा, v होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो सीट है इस पोजीशन में होगा हमारे पास v। अब आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे हमारे पास दिया हुआ है t एंड w आर नॉट सीटेड अपोजिट टू ईच अदर। अब यहाँ पे हमारे पास t है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसके अपोजिट साइड में जो है वो w नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ही सीट खाली हैं, तो यहाँ पे हमारे पास W हो नहीं सकता है। तो ऑब्वियसली W की जो सीट है वो होगी यहाँ पे एंड जो रिमेनिंग सीट बची हुई है उस पोजीशन में हमारे पास मिलेगा हमें X। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V। हमारे पास V की पोजीशन है यहाँ पे एंड हमें लेफ्ट साइड में देखना है कि थर्ड पोजीशन में कौन बैठा हुआ है, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हम देखते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड साइड में हमें मिल रहा है X, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा X। आप ऑप्शन फर्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है X, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा X। तो ये तो थे मॉर्निंग सेशन में पूछे गए एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था जो मॉर्निंग सेशन में पूछा गया था, वो था कंटूर पे बेस, मैप पे बेस था कुछ। तो वो क्वेश्चन मुझे भी यहाँ पे अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए मैंने उसे इस लेक्चर में नहीं बताया हुआ है। अगर आप में से किसी को वो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ है, आप चाहते हैं कि आप उसका वीडियो बना के हमें दें, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। हम आपके उस वीडियो को अपने चैनल पे यहाँ पे पब्लिश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।